और अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आप देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी और नॉन स्टॉप खबरें। तो खबरों के फुल डोज के लिए अगले 40 मिनट तक नजरें गड़ा कर रहिए। सबसे पहले आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर। हरियाणा में 14 सितंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी करेंगे पहली रैली। कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में पीएम मोदी की रैली होगी। 14 सितंबर दोपहर 2 बजे होने वाली रैली के लिए बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। रैली में पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह हरियाणा में 7 रैलियां कर सकते हैं। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र के बाद गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद में रैली कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सिरसा, पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में रैली कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के अन्य दिग्गज भी करेंगे हरियाणा में चुनाव प्रचार। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नहीं बनी बात, आपने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 11 वो सीटें हैं जहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। अनुराग ढांडा को कलायत और इंदु शर्मा को भिवानी से उतारा गया है। कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही। आम आदमी पार्टी 90 सीटों के ऊपर अपना चुनाव लड़ेगी। पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक आप और कांग्रेस के बीच चुनिंदा सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। आप कलायत से अनुराग ढांडा को चुनाव में उतारने पर अड़ी थी, वहीं कांग्रेस ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस आपको 5 से भी कम सीट ऑफर कर रही थी। इस पर बातचीत टूट गई। हम लोग अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। भाजपा बुरी तरीके से आ रही है। राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। सूत्रों के मुताबिक आप नेताओं को लग रहा था कि कांग्रेस बातचीत के बहाने उन्हें उलझाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि कांग्रेस उन्हें बातचीत में उलझा करके अपनी लिस्ट जारी कर देगी ताकि बागी आम आदमी पार्टी में शामिल न हो सकें। राहुल गांधी अमेरिका में गरजे तो सियासी शोले हिंदुस्तान में बरसे। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में राहुल ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद लोगों में बीजेपी का डर खत्म हो गया। विदेशी जमीन पर पहुंचे राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिस पर देश की सियासत में घमासान छिड़ गया। राहुल गांधी ने अमेरिका से पीएम मोदी और बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। Fear of the BJP vanished, disappeared, gone, and we saw that immediately. Within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister. राहुल गांधी ने कहा कि अब लोग भी समझ गए हैं कि बीजेपी हमारे संविधान पर हमला कर रही है। People understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. Who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. राहुल के इन बयानों को केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशद्रोह जैसा गुनाह बता दिया। देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना, ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा अमेरिका में निकाल रहे हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला विदेशी दौरा है। अमेरिका में डलास के बाद अगले 2 दिन राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में भी कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में गांठ। कांग्रेस नेता वकार रसूल ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल खून चूसा। महबूबा बोली, ये मौका परस्ती का गठबंधन है। तुम लोगों ने खून चूसा है। ये लाल झंडा खून वाला झंडा है और इसमें सबसे ज्यादा खून अगर है वो बहरहाल के लोगों का है। बानिहाल में चुनाव प्रचार कर रहे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वकार रसूल ने सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा अटैक किया। वकार ने पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर विकास का कोई काम किया है तो आए डिबेट करे, सबूत दिखाए।
दिखाए फारूक अब्दुल्ला का कोई स्टोन इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए उमर अब्दुल्ला का कोई स्टोन इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए शेख अब्दुल्ला का कोई स्टोन इनॉग्रेशन या फाउंडेशन बानाल में। बानेहाल सीट पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच फ्रेंडली फाइट है। वकार रसूल के सामने यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी मैदान में है। वकार रसूल ने जिस अंदाज में अब्दुल्ला फैमिली पर अटैक किया है, उसके बाद विरोधी कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसी का गठबंधन मौका परस्ती का है। कहना चाहते हैं कहें, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता, मगर उनकी जमात तो हमारे साथ खड़ी है। किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं, तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। वकार रसूल ने जिस अंदाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया है, उससे साफ है कि जमीन पर गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। हालांकि वकार रसूल के बयान को दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने तरीके से नकारा। दुनिया के कई देशों में कहर बरपा चुके मंकी पॉक्स ने देश में दस्तक दे दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 मरीजों में वायरस मिला है। दोनों शख्स ऐसे देश से लौटे हैं जहां मंकी पॉक्स के मामले हैं। 8 सितंबर को मंकी पॉक्स के शक में आइसोलेशन में रखा गया था। सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मंकी पॉक्स के स्ट्रेन वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 की पुष्टि हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों में स्क्रीनिंग और जांच कराए जाने के साथ ही संदिग्ध मरीजों के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन इंतजाम करने को कहा है। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। ये बीमारी इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है। इसमें शरीर में फफोले या छाले पड़ जाते हैं। ये छोटे दानेदार या बड़े भी हो सकते हैं। इन फफोलों या छालों में मवाद भी भर जाती है। ये धीरे धीरे सूख कर ठीक होने लगते हैं। इस दौरान बुखार, जकड़न और असहनीय दर्द होता है। मंकी पॉक्स के लिए कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं है। मरीज अपनी प्रतिरोधक क्षमता से ही ठीक हो जाते हैं। ये बीमारी कोरोना जैसी तेज रफ्तार से भी नहीं फैलती। मंकी पॉक्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। इस वक्त अफ्रीका के 10 देश गंभीर चपेट में हैं। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केस अगस्त के महीने में ही सामने आ चुके हैं। अमित शाह ने महायुति के नेताओं के साथ की शीट शेयरिंग पर चर्चा। दिल्ली में होगी अगले राउंड की बैठक। शीट शेयरिंग पर अमित शाह के साथ हुई बैठक में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले, वहीं शिवसेना की तरफ से सीएम शिंदे बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक 45 मिनट तक चली बैठक में अमित शाह ने कहा कि सीट बंटवारे में सभी सहयोगी दलों का सम्मान किया जाएगा। जल्द से जल्द संयुक्त बैठक कर महायुति के दल अपनी दावेदारी वाली सीटों पर चर्चा करेंगे। शीट शेयरिंग पर अगली बैठक दिल्ली में होगी। महायुति की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र में तीसरे मोर्चे की सरगर्मी भी शुरू हो गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने छोटे दलों को लेकर तीसरा मोर्चा बनाने की पहल की है। जो आएंगे उनके नाम हम लोग सबके सामने ले आएंगे। ओबीसी संगठन जो है उनके साथ हमारी बातचीत कंप्लीट हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी सबका ख्याल नहीं करती है। महायुति में शामिल दल जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला चाहते हैं, इसीलिए जल्द दिल्ली में बैठक हो सकती है। कानपुर में नाकाम हुई ट्रेन को उड़ाने की साजिश, गैस सिलेंडर से धमाका करने की साजिश थी। 10 संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ। डैमेज हालत में मिला गैस सिलेंडर, केमिकल से भरी एक बोतल, मिठाई के रैपर में संदिग्ध सफेद पाउडर। ये साजिश का वो सामान है जिसके जरिए कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को धमाके से उड़ाने की खतरनाक प्लानिंग थी। कानपुर के शिवराजपुर से गुजर रही ट्रेन रेलवे ट्रैक पर रखे भरे हुए एलपीजी गैस सिलेंडर से टकराई। ट्रेन से टकराने से सिलेंडर तो दूर छिटक गया, लेकिन ड्राइवर ने आनन फानन में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां ट्रेन करीब 30 मिनट तक रुकी रही। उस वक्त कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन अनवरगंज से कासगंज रूट पर थी। हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। फिलहाल पुलिस ने 10 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शिवराजपुर थाने में इनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मौके पर जो झोला मिला है वो कन्नौज के छिबरा मोड़ स्थित एक मिठाई की दुकान का है। पुलिस ने मिठाई बेचने वाले दुकानदार से पूछताछ की और डीवीआर ले गई। शुरुआती जांच में लग रहा है कि कानपुर में ट्रेन को ट्रैक से डीरेल करने की साजिश थी। इसके पीछे कौन हो सकता है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। कालिंदी एक्सप्रेस और साबरमती एक्सप्रेस की घटनाओं का खंगाला जा रहा है। आपसी कनेक्शन। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है।
कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जो साजिश हुई, क्या उसके तार पिछली घटनाओं से भी जुड़े हैं? एटीएस सारे कनेक्शन खंगालने में जुटी है। पिछले महीने ही कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। डिरेलमेंट का प्रयास किया गया कालिंदी एक्सप्रेस को, और हम लोग सभी पहलू पे इसको देख रहे हैं। जिला पुलिस भी इस पे कार्यरत है और हम लोग अपने एटीएस से भी अलग से टीम हमारी इस पे कार्यरत, पुराने घटनाओं के साथ भी इसको जोड़ के देखेंगे। कानपुर मंडल में बीते 24 दिनों में तीसरी बार ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई है। 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकराई थी, जिससे इंजन सहित 22 डिब्बे डिरेल हुए थे। उसके बाद कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के आगे ट्रैक पर लकड़ी का गट्ठा रख दिया गया था। अब कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया। इस साजिश की जांच अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उससे पहले ही नतीजे पर पहुंच गए हैं। बोले कि इसमें कांग्रेस की साजिश है। ये कांग्रेस का टूल किट है। मैं आरोप लगा रहा हूँ, खास वर्ग के लोगों को टूल किट बनाया जा रहा है भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए। किसी घटना पर राहुल गांधी का बयान आया? सरकारें आपकी चल रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे रेल हादसों को, और जवाब राहुल जी से मांगते हैं। राहुल जी जवाब देंगे, 1-2 साल रुक जाइए, जब देश की कमान हमारे हाथ में आएगी हम ही जवाब देंगे, आपसे नहीं सवाल पूछा जाएगा। जांच की सुई आईएसआई की साजिश की तरफ घूम रही है। हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने अपने स्लीपर सेल को ऑडियो मैसेज के जरिए ट्रेन पलटने का हुक्म दिया था। सूरत के सैयदपुरा इलाके में गणपति पंडाल पर पथराव करने वाले आरोपी गिरफ्तार, कंट्रोल में है हालात, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस की गिरफ्त में लड़खड़ाते लंगड़ाते ये वही आरोपी हैं जिन्होंने सूरत में नफरती शोले भड़काने की साजिश रची थी। सैयदपुर इलाके में गणेश पंडाल पर हुए पथराव के आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है, कर कुल 3 वहाँ पे लालगेट पुलिस में अलग अलग गुने दाखिल किए गए। रविवार रात करीब 10:30 बजे सैयदपुर के गणेश पंडाल पर उपद्रवियों ने पथराव किया था। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालात कंट्रोल में थे, लेकिन रात 12:40 के आसपास फिर गणपति पंडाल पर पथराव हुआ। पथराव के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। नाराज लोगों ने सैयदपुर थाने का घेराव किया। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग भी पहुंच गए। दोनों गुटों में झड़प हुई। भीड़ ने पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज भी किया। गुजरात के गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को तत्काल एक्शन का निर्देश दिया। हालात कंट्रोल करने के लिए हर्ष संघवी खुद सैयदपुरा पहुंचे और पंडाल में पूजा अर्चना की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। रात भर पुलिस कॉम्बिंग करते रही। कॉम्बिंग में ड्रोन की मदद भी ली गई। आखिरकार सभी आरोपी अरेस्ट हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई भी की। सैयदपुरा में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। आरोपियों को उकसाने वाले संदिग्धों को भी पुलिस ने पकड़ा है। पथराव की घटना के बाद सूरत शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में हॉर्न बजाने पर हुआ हंगामा। साइड मांगने से नाराज व्यक्ति ने 2 लोगों को चाकू मारा। हंगामे और मारपीट की ये वारदात भिवंडी के गुलजार नगर इलाके में हुई। अमीर शेख अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे। कुछ महिलाओं और युवक उसके सामने आ गए। अमीर ने हॉर्न बजाया। बस इतनी सी बात को लेकर पहले बहस हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई। झगड़ा सुलझाने के लिए अमीर का भाई अकील भी मौके पर पहुंचा, लेकिन बात बनने के बगैर बिगड़ती चली गई। मौके पर मौजूद साकिब अंसारी और हुसैन चीनीवाला ने दोनों भाइयों को जमकर पीटा और धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनको अकेला पाके खूब मारे, मेरा बच्चा रोने लगा था। इतना मारे, गिरा के उनको मारे, पूरा मोहल्ले वाले आए और सब बचाए। फिर लोग चापड़ निकाल के मारे इन लोग को। दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें कलवा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मारपीट में शामिल और लोगों की पहचान की जा रही है। पटना में बेखौफ अपराधियों की खौफनाक वारदात। चेन छीनने का विरोध किया तो बीजेपी नेता श्याम सुंदर को गोली मार दी। वारदात पटना सिटी के मंगल तालाब के पास मनोज कमलिया गेट पर हुई। सीसीटीवी में ये घटना पूरी तरह कैद है। सुबह 4:45 बजे का वक्त था। श्याम सुंदर सड़क किनारे बैठे हुए थे। थोड़ी देर में एक बाइक से 3 बदमाश आए, चेन छीनने की कोशिश करने लगे। श्याम सुंदर इसका विरोध किए तो एक बदमाश ने उनके सिर में गोली मार दी। दूसरे बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। छीन छोड़ का मामला है। सर सोने का वो चैन पहने हुए थे और उसी दरमियान छीन छोड़ में ही उनकी हत्या की गई और सिर पर पीछे से गोली मारा है। श्याम सुंदर बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष थे। हत्या को लेकर आरजेडी ने सरकार को घेरा।
सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं हैं तो बिहार में आम जनता तो भगवान भरोसे है। महाअपराधी राज कायम हो गया है, महाजंगल राज चल रहा है। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिन दहाड़े हुए वारदात से लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोग लेफ्ट के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। पटना सिटी एवं गांधी मैदान रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। पटना में 6 महीने में कत्ल की 175 वारदात हुई। 108 लूट और 400 से ज्यादा डकैती के मामले सामने आए हैं। आंकड़े जनवरी से जून तक के हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवाओं ने किया अनूठे ढंग से प्रोटेस्ट। भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने की मांग के लिए चौराहों पर भीख मांगी। शहर का व्यस्ततम चौराहा, चौराहे पर खड़े सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी और हाथ में कटोरा लेकर भीख की गुहार। गवर्नमेंट दे नहीं रहा भैया अभी। रायपुर में ये वो युवा हैं जिनका सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 6 साल से घोषित नहीं हुआ। इससे नाराज इन अभ्यर्थियों ने सरकार का ध्यान खींचने के लिए इसी अंदाज में प्रोटेस्ट किया। वो चौराहे चौराहे आने जाने वालों से भीख देने की गुहार करते दिखे। इनमें कई अभ्यर्थी पुलिस हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्हें उम्मीद थी कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद जल्द नतीजे घोषित हो जाएंगे, लेकिन तब से 9 महीने का वक्त बीत चुका है। 6 साल पहले ली गई परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने 15 दिन के अंदर नतीजे घोषित करने की बात कही थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। बार बार बेपटरी होती ट्रेनों के बीच देश की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत अचानक रुक गई। वजह चौंकाने वाली है। न्यू इंडिया को खींचकर ले जाता, सीटी बजाता ये पुराना भारत है। आगे आगे नॉर्मल इंजन और पीछे वंदे भारत का इंजन। लेकिन ये नौबत आई क्यों? यात्रियों का हंगामा, बवाल और गुस्सा यूं ही नहीं है। हजारों रुपए खर्च किए थे, सोचा था शान से देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन में जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में वंदे भारत ने धोखा दे दिया। इटावा के भरतना स्टेशन के पास दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। 1 घंटा, 2 घंटा, कई घंटे बीत गए। जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो यात्री पटरी पर आ गए। आरपीएफ के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे के आसपास ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद इंजीनियर को बुलाया, लेकिन ट्रेन का इंजन सही नहीं हो सका। इसके चलते पीछे से आ रही दूसरी ट्रेनों को भी रोक दिया गया। दिल्ली हावड़ा रूट पर शताब्दी समेत कई सुपरफास्ट ट्रेनें लेट हो गईं। अब सवाल था कि यात्रियों को कैसे पहुंचाया जाए, तो तय ये हुआ कि दूसरी ट्रेनों में यात्रियों को एडजस्ट किया जाएगा। इस तरह लोगों का सफर पूरा हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देश की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेनों में से एक माना जाता है, जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा कही जाती है। इजराइल से रॉकेट युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने अपना नया डिफेंस सिस्टम दुनिया को दिखाया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नया सिस्टम ईरान की टेक्नोलॉजी पर तैयार हुआ है। बारूद और रॉकेट की बरसात के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के बीच हिजबुल्लाह ने अपनी नई फायर पार का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। अभी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को ज्यादा वक्त नहीं बीता कि इजराइल के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम वाला सिस्टम ट्रेंड करने लगा। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसे खास तौर पर इजरायली एयरक्राफ्ट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है। वैसे जून 2024 में इसी तरह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि हिजबुल्लाह ने डिफेंस को बढ़ा लिया, मगर अब ये कहा जा रहा है कि ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ईरान से इंस्पायर होकर तैयार हुआ है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी MQ-4C ट्राइटन के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे पहले ही इजराइल पर रॉकेट्स की बरसात की थी। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा रॉकेट नॉर्थ इजराइल की तरफ आए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर को आयरन डोम ने मार गिराया। आयरन डोम इजराइल का एरियल डिफेंस सिस्टम है। रॉकेट अटैक के बाद इजराइल के फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और फिर देखते ही देखते हिजबुल्लाह के कफार किला, ए तैयबा, हानिन और यारिन वाले मिलिट्री सेंटर्स को उड़ा दिया। इसके अलावा खरबत सलेम इलाके में भी टारगेटेड स्ट्राइक्स का दावा किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं जो 9 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। हालांकि नए टकराव में ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। घर में भारी विरोध झेल रहे नेतन्याहू गाजा मोर्चे पर झुकने को तैयार नहीं। सीज फायर के बाद एक बार फिर किया हवाई हमला, सेंट्रल और साउथ गाजा को बनाया निशाना।
इन दो तस्वीरों से आप इजराइल के हालात समझ सकते हैं। पिछले कई दिनों से नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में विरोध हो रहा है। कुछ घंटे पहले लाखों लोग एक बार फिर जमा हो गए, हमास से सीज फायर डील का दबाव बना रहे थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका जवाब गाजा में बम चला कर दिया। डिफेंस फोर्स ने दावा किया अब हमास को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। इजरायली सेना ने बताया कि उसने राफाह इलाके में बमबारी की, हमास के लड़ाकों का सफाया किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया और खान यूनुस इलाके में कमांडर रईफ उमर सुलेमान अबू साह को भी खत्म कर दिया। रविवार से सोमवार तक के ऑपरेशन में 25 बारूदी साइट्स को डेटोनेट करने की बात कही गई, लेकिन हमास का कहना है कि इजराइल अपने ऑपरेशन में बार बार बच्चों को निशाना बना रहा है, नरसंहार कर रहा है। अगस्त में हमास और इजराइल के बीच जंग कैसी चली, इसका एक वर्जन हमास की तरफ से भी जारी हुआ। 34 मिनट की फुटेज रिलीज की, जिसमें लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। कभी रॉकेट दागे गए तो कभी मिसाइल से हमला किया। इधर इजराइल ने जंग का एक और मोर्चा एक्टिव कर दिया। सीरिया के हामा में आतंकियों के इलाके को टारगेट किया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, 36 घायल हो गए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब हमास ने कहा है कि शर्तों से पीछे हटने को लेकर अमेरिका उस पर झूठे आरोप लगा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर में अब ड्रैगन ड्रोन के बाद टैंक से तबाही के वीडियो सर्कुलेट होने लगे हैं। साथ ही रूस का दावा है कि उसने डोनेट्स्क के एक और कस्बे पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन टैंक आया और 35 सेकंड में दनादन गोले बारूद की बरसात कर दी। फायरिंग के साथ रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल रूस पर किस तरह से हो रहा है, उसके भी वीडियो रिलीज हुए। दावा किया कि अमेरिका की M2 ब्रैडली ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। जवाबी वीडियो रूस ने भी जारी किया। खार्किव में यूक्रेन आर्मी की कमांड पोस्ट को उड़ा दिया। दावा किया कि इस इलाके में यूक्रेन के 80 सैनिकों को मार गिराया और 8 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद कर दी गयी। इसके बाद रूस ने डोनेट्स्क को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना ने पोखरोस इलाके में मेमरिक नाम के एक और कस्बे को अपने कब्जे में ले लिया। वहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। लेकिन इस अटैक और काउंटर अटैक के बीच यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन अब भी अपने मिशन में जुटा हुआ है। इस ड्रोन में थर्माइट का इस्तेमाल होता है, जो एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का एक कॉम्बिनेशन है। ये 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जलता है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने 2023 में पूर्वी यूक्रेनी शहर उहेलदार पर थर्माइट बम का इस्तेमाल किया था। जलता हुआ थर्माइट जल्दी से नहीं बुझता, इस वजह से भारी वाहन हो या फिर दूसरे हथियार सभी बर्बाद हो जाते हैं। थर्माइट को पहली बार 1890 में एक जर्मन फार्मासिस्ट ने तैयार किया था और अब 60वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड यूक्रेन की इसका इस्तेमाल कर रही है। ईरान के सांसद ने ही कर दिया रूस और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल डील का खुलासा। ईरानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि गेहूं और सोयाबीन के बदले रूस को मिसाइलें सप्लाई की हैं। मिसाइल डील की जो बात ईरान और रूस पूरी दुनिया से छिपाते रहे, वो इस तरह बाहर आएगी किसी ने नहीं सोचा था। रूस को युद्ध के मैदान में ईरान से हथियारों की जरूरत है। ये ईरानी मिसाइल डील ने एक बार फिर साबित कर दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान से मॉस्को के लिए 200 से ज्यादा मिसाइलों की डिलीवरी की गई है। इस सीक्रेट डील को लीक करने वाले ईरान के ही सांसद हैं। ईरान संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य हैं अहमद बख्शायेश अर्दिस्तानी। अर्दिस्तानी ने ही ईरानी मीडिया आउटलेट दिदवाना ईरान को इंटरव्यू दिया था। इसमें कहा, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बार्टर यानी सामान के बदले सामान लेना देना पड़ता है। सोयाबीन, गेहूं जैसी जरूरत की चीजें भी हमें बार्टर के जरिए ही खरीदनी होती है। रूस को मिसाइल निर्यात करने में भी हमारे बार्टर सिस्टम का ही हाथ है। अर्दिस्तानी से पूछा गया कि रूस को मिसाइल सप्लाई करना ईरान पर और सैंक्शन लगा सकता है, तो इस पर जवाब था कि जब हिजबुल्लाह, हमास और इशत अल शाबी को मिसाइल देते हैं तो रूस को क्यों नहीं। ईरानी सांसद के बयान से रूस ने किनारा कर लिया है, लेकिन अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान और रूस की मिसाइल डील की पुष्टि की है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इम्फाल में छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, राजभवन पर पत्थरबाजी भी की। इम्फाल छात्रों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बन गया। डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने मार्च निकाला, राजभवन की तरफ कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो छात्र भड़क उठे, राजभवन और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। जवाब में सुरक्षा बलों ने कई राउंड आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे, इसमें 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए। प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया।
छात्र मैतेई इलाकों में हुए ड्रोन हमलों का विरोध कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए राज्य छोड़कर जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की भी मांग हो रही है। मणिपुर को लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर मणिपुर में हिंसा रोकने में नाकामी का आरोप लगाया है। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया 1 सप्ताह का समय। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 1 सप्ताह में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि फॉरेंसिक सैंपल जमा करने की प्रक्रिया संदिग्ध थी, इसलिए हम दोबारा जांच करवा रहे हैं। सैंपल एम्स और दूसरी लैब को भेजेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपकी तरफ से प्रस्तावित जांच की दिशा को जाना, हम इस पर खुली अदालत में टिप्पणी नहीं करेंगे। हम 1 सप्ताह के लिए सुनवाई टाल रहे हैं। आप नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। 17 सितंबर को सुनवाई में हम ये देखेंगे कि सैंपल किस तरह से जमा किए गए थे। सुनवाई के दौरान ये भी पता चला कि वारदात के समय की सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को मिल गई है। उन फुटेज में मुख्य आरोपी संजय राय सेमिनार रूम में जाते और आते दिख रहा है। कोलकाता पुलिस ने सर्च और सीजर की वीडियोग्राफी भी सीबीआई को दी है। পুলিশ ইভেন্ট সেদিন সঙ্গে সঙ্গে যেই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই সব কাগজপত্র ভিডিও রেকর্ডিং এমনকি ডিএনএ টেস্ট সহ রিপোর্ট সহ সবকিছু হ্যান্ডওভার করেছে। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि दुर्गा पूजा को देखते हुए फिलहाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को नहीं हटाया जाएगा। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ दिन धैर्य रखिए। पश्चिम बंगाल में जल्द खत्म हो सकती है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने के लिए दिया कल शाम तक का वक्त। कोलकाता कांड के बाद से बेमियादी हड़ताल पर चल रहे जूनियर डॉक्टरों को अब काम पर वापस लौटना होगा। सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताली जूनियर डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर वापस लौट आए। काम पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर वो नहीं लौटते तो हम राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। अगर कोई डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर शिकायत करता है तो एसपी उस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल उनसे मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से लाखों लोग परेशान हैं और इलाज के अभाव में 23 मरीज दम तोड़ चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं जस्टिस के लिए, जस्टिस जो हमारा डिमांड है उसको एड्रेस करें। सारे प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स PNGP मीटिंग में ये डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के। उसके बाद हमारा आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है हम उस मीटिंग के बाद ही डिस्कस करें। इस बीच लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ कोलकाता में लोगों ने एक लंबी ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट श्याम बाजार इलाके में किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टर की वकील ने बताया कि करीब 2% डॉक्टर ही हड़ताल पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उन हड़ताली डॉक्टरों को भी काम पर वापस लौटना होगा। पाकिस्तान में फिर से गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान की हुकूमत को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। इमरान खान की रिहाई को लेकर इस्लामाबाद में जमकर बवाल हुआ। इमरान की पार्टी पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने एंट्री गेटों पर कंटेनर लगा दिए। इमरान समर्थकों ने बड़े बड़े कंटेनरों को पलट दिया। पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस्लामाबाद के एएसपी समेत 2 दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने लाठियां बरसाईं, आंसू गैस के गोले दागे, फायरिंग भी की। पीटीआई ने इमरान की रिहाई के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा उसके बाद जेल तोड़कर रिहा कर देंगे। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से सीएम है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान की पार्टी की सरकार है। इमरान खान को पिछले साल 5 अगस्त को तोशाखाना केस में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तभी से इमरान खान रावलपिंडी की अड़ियाला जेल में बंद हैं।
पाकिस्तान पर एक बार फिर से बारूद बरसने के आसार हो गए हैं। डूरन लाइन पर पाकिस्तान ने तालिबान के 8 लड़ाकों को मार गिराया, जिसके बाद जंग जैसे हालात बन गए हैं। खोस्त प्रोविंस में बॉर्डर पर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। फायरिंग 4 घंटे तक चली। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में तालिबान के 8 लड़ाके मारे गए, जिनमें 2 कमांडर शामिल हैं। अफगानिस्तान डूरन लाइन पर चौकियां बना रहा है। पाकिस्तान विरोध कर रहा है और इसी वजह से डूरन लाइन युद्ध का एपिसेंटर बन चुकी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को डूरन लाइन कहते हैं। 1893 में अंग्रेजों और अफगान शासक के बीच समझौते के बाद ये वजूद में आई। तालिबान अफगानिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा बताता है। तालिबान अंग्रेजों की खींची डूरन लाइन को नहीं मानता है। तालिबान पूरे खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाके को अपना मानता है। तालिबानियों का कहना है कि पश्तूनों का पूरा इलाका काबुल का है, इसीलिए पाकिस्तान को दूर रहने के लिए कहा गया है। 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। अब वही तालिबान पाकिस्तान में बारूद बरसा रहा है। पाकिस्तान में एक महिला अपने सिर पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर घूम रही है और खास बात यह है कि ये सीसीटीवी कैमरा उसके पिता ने ही लगवाया है। लड़की के मुताबिक उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए ये कैमरा लगवाया है ताकि वो उस पर 24/7 नजर रख सकें। लड़की ने कहा कि कराची में हुए हिट एंड रन केस को देखते हुए ये कदम उठाया है। उसका मानना है कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो कम से कम सबूत तो होगा। बेसिकली मेरे वाले साहब ने ये लगाया, मैं किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनको हर चीज़ पता होती है। तो आपने मना नहीं किया उनको? नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते जी। यानी कि कैमरे के थ्रू आपके सिक्योरिटी गार्ड आपके वालिद साहब ये माशाल्लाह। जी। अच्छा, उन्होंने आपके सामने मेन पॉइंट ये रखा है कि लड़की को कोई भी बातों में बिला फुसला कर गलत ट्रैक पे लेके जा सकते। जी। बड़ी बात है। ये आपको पता होगा, ये कराची में जो वाकया पेश आया, बाप बेटी को मार के चले गए कमीज़ादी, तो वो प्रूफ तो नहीं ना ढूंढेंगे, तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने लगाया। दरअसल अगस्त के महीने में कराची का हिट एंड रन केस काफी हाईलाइटेड था। ऐसे में एक रईस महिला एसयूवी कार से हाई स्पीड की वजह से 2 लोगों की जान लेती है। वियतनाम में यागी तूफान की तबाही का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते पुल नदी में समा गया, कई गाड़ियां बहती हुई चली गईं। पहली नजर में सब कुछ सामान्य दिखता है। आगे ट्रक जा रहा है, ट्रक के पीछे स्कूटी है। 10 बजे का वक्त था। जैसे ही ये ट्रक ब्रिज के पास पहुंचा तभी अनहोनी हो गई। पुल का एक हिस्सा धड़ाम से नदी में समा गया। स्कूटी सवार बच गया, लेकिन ट्रक वाले के पास वक्त नहीं था। पुल टूटा तो ट्रक भी नदी में समा गया। अथॉरिटीज के मुताबिक हादसा वियतनाम के फोटो प्रोविंस में हुआ, जहां होंग नदी उफान पर थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुल हादसे की वजह से 13 लोग नदी में बह गए। इनमें कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी थी। इस वीडियो से और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ट्रक से पहले एक ट्रेलर पुल की तरफ मुड़ा, यानी ये ट्रेलर ट्रक के आगे था। इसके साथ एक मोटरसाइकिल सवार भी आगे निकला। वहीं दूसरी तरफ से भी पुल से कई गाड़ियां आ रही थी। सब नदी में समा गई। पिछले 2 दिनों से वियतनाम में तूफान की इसी तरह की परेशान करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के सामने कोई टिक नहीं पाया। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग की छत हो या फिर लोगों के वाहन, हवा में सब कुछ बह गया। बड़े बड़े जहाज तिनके की तरह पानी की मार झेल रहे थे। इस वीडियो पर गौर कीजिए। यहाँ होटल के कर्मचारी तूफानी हवाओं के सामने डटे हुए हैं। बाहर तूफान है और ये सभी लोग गेट पकड़कर खड़े हुए हैं ताकि किसी तरह हवाओं को रोका जा सके। सुपर साइक्लोन यागी ने वियतनाम में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। हर घंटे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बोलिविया से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक लगी फायर इमरजेंसी, सैकड़ों लोगों को इवैक्यूएट किया गया। आग के खिलाफ अपने आराध्य की शरण में पहुंचे लोग एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन तबाही एक जैसी है। आग की लपटें सब कुछ मिटाने पर आमादा हैं। जितना बुझाने की कोशिश होती है, आग उतनी ही बढ़ती जा रही है। साउथ अमेरिकी देश बोलिविया हो या फिर अमेरिका का कैलिफोर्निया, आग ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। कैलिफोर्निया में हालात भयानक होते जा रहे हैं। कम से कम 35,000 स्ट्रक्चर्स को आग से खतरा है। आग फैलती रही तो ये इमारत, घर, बिल्डिंग सब कुछ खत्म हो सकते हैं। लॉस एंजलिस से सैन बर्नार्डिनो फॉरेस्ट एरिया में सैकड़ों एकड़ का इलाका लपटों की चपेट में आ गया। आखिरी रिपोर्ट मिलने तक 600 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग को कंट्रोल करने में दिन रात जुटे हुए हैं। बोलिविया ने तो आग के खिलाफ नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये इस साल की अब तक की सबसे बड़ी आग है। जानकारी के मुताबिक आग की वजह से 4 लाख हेक्टेयर के हरे मैदान पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। इसकी वजह से बोलिविया को कई प्रोजेक्ट्स रोकने पड़ गए।
जब लोगों को राहत नजर नहीं आई तो उन्होंने अपने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आग को रोकने के लिए लोग इकट्ठा हुए, हाथ जोड़े, सिर झुकाया और प्रेयर्स का दौर शुरू हो गया। बोलिविया ने आग पर काबू पाने के लिए अपने 5000 फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर टैंकर्स को लगाया हुआ है, लेकिन ये सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। एप्पल यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। आईफोन सीरीज का एक नया फोन धूम मचाने के लिए बेकरार है। एप्पल 16 के लॉन्च होने का इवेंट कैलिफोर्निया के एप्पल क्यूपर्टिनो पार्क में आयोजित हो रहा है। कंपनी इवेंट में 4 नए आईफोन्स का ऐलान कर सकती है, जिसमें आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ एप्पल वॉच सीरीज 10 और एयरपोर्ट्स 4 भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इवेंट को एप्पल की वेबसाइट और एप्पल टीवी ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। एप्पल के YouTube चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। भारत में आईफोन 16 की कीमत 963 USD यानी करीब 83,000 रुपए हो सकती है। अपने इतिहास में आईफोन ने पहली बार सोमवार को अपना आईफोन लॉन्च किया है, वरना इससे पहले शुक्रवार को ही नई सीरीज लॉन्च होती थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मस्जिद के नाम पर 2.5 एकड़ जमीन पर किया था कब्जा। भिलाई रायपुर हाईवे पर 50 से ज्यादा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक्शन हुआ। पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम के कर्मचारियों ने आधा दर्जन जेसीबी लेकर पहुंचे और पूरी जमीन को सपाट कर दिया। 1984 में स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 500 से 800 वर्ग फीट जमीन दी थी। समिति ने आसपास की खाली जमीन पर भी कब्जा कर लिया और यहां 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर दुकानें और मैरिज हॉल बना दिया था। अब नगर निगम ने इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। अंतिम नोटिस उनको 3 दिन का दिया था कि आप इसको खाली कर दीजिए। उन्होंने आवंटन की मांग की है और आवंटन की जो धार्मिक उपयोग कर रहे हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई विचाराधीन है कि गैर अतिक्रमण जो धार्मिक उपयोग है और अतिक्रमण किया हुआ और उसको आप करना है तो आज हटाना। अवैध कब्जे के लिए हाईवे किनारे कंडम गाड़ियां भी रखी गई हैं। अवैध कब्जे के कारण यहां लगातार ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा था। महाराष्ट्र में चुनावी साल में लालबाग के राजा के दर पर पहुंच रहे हैं बड़े बड़े नेता। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शरद पवार ने भी लालबाग के राजा के दर्शन किए। मुंबई में लालबाग का राजा का दरबार सजा है और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वीवीआईपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम शिंदे और फडणवीस भी थे। शरद पवार भी कई साल के बाद लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। जब पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने एक बार लालबाग के राजा के दर्शन किए थे। 2 दिन पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ लालबाग के राजा के पंडाल में आकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। मुंबई प्रवास पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जगह गणपति के दर्शन किए। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी निवास वर्षा बंगले पर गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लिया। फिर वो बांद्रा पश्चिम सार्वजनिक गणेश मंडल में परिवार समेत गणपति के दर्शन के लिए गए और लालबाग के राजा के दर पर पहुंचे। गणपति उत्सव महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए चुनावी साल में यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराना कोई नहीं चूक रहा। गणपति उत्सव 10 दिनों तक चलेगा और इस त्योहार के भी कई और रंग देखने मिलेंगे। सलमान खान एंड फैमिली ने रविवार को बाप्पा को विसर्जित किया। इसमें पूरा खानदान यानी अर्पिता खान, उनके पति आयुष शर्मा, सोहेल खान, अरबाज खान, अरहान, निर्वाण और अली जे अग्नोत्री जमकर नाचते दिखे। सलमान खान भी अपने परिवार के साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते नजर आए। सलमान की करीबी दोस्त संगीता बिजलानी और यूलिया वेंतूर भी इसमें शामिल हुई। शिल्पा शेट्टी ने भी अपनी पूरी फैमिली के साथ नाचते झूमते हुए बाप्पा को विदाई दी। अंबानी फैमिली में न्यू कपल अनंत और राधिका ने शादी के बाद पहली बार साथ में गणपति विसर्जन किया। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर पर कई सितारे पहुंचे। सारा अली खान से लेकर करण जौहर तक सभी ने बाप्पा के दर्शन किए। इनके अलावा फरहान अख्तर की पत्नी शिबानी दांडेकर भी पहुंची। आमिर खान अपनी बहन निकित के घर गणेशोत्सव के लिए अपने परिवार के साथ शामिल हुए। आमिर ने बेटे आजाद संग बाप्पा की पूजा और आरती भी की। संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ शिवसेना नेता राहुल कनाल के घर गणपति के दर्शन के लिए पहुंचे। गणेशोत्सव के रंग में रंगा पूरा बॉलीवुड। सलमान खान के घर लगा सितारों का जमकर, तो वहीं आमिर खान ने किए बाप्पा के दर्शन। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित नोट मांगा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश देगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि वो अधिकतम 7-7 पन्नों में लिखित दलीलें जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 नोडल वकील भी तय किए। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने यूपी सरकार को 3 महीने में शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि 69,000 टीचर भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले का असर हजारों शिक्षकों की नौकरी पर पड़ेगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लखनऊ में अभ्यर्थी मंत्रियों के घरों के बाहर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार भी दिल्ली वालों की दिवाली बिना आतिशबाजी के मनेगी। सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। ग्रीन पटाखे भी नहीं जला पाएंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक सर्दियों में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर यह फैसला लिया गया है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। इस बैन की वजह दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में प्रदूषण चौथी सबसे बड़ी वजह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वायु प्रदूषण से हर साल 70 लाख लोग जान गंवाते हैं। देश के शहरों में हर साल प्रदूषण से 33,000 से ज्यादा लोग जान गंवाते हैं। वायु प्रदूषण से मौत के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर है। दिल्ली में पहली बार 2020 में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी। तभी से सिलसिला हर साल जारी है। बैन होने के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में दिवाली के मौके पर खूब पटाखे जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से पिछले साल दिल्ली की विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई थी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर होंगे हाजिर। तब तक देश दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।